हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं एक और नई क्लास के साथ। तो आज हम इस क्लास में जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के कुछ सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को हल कर रहे होंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हमने टॉप 20 क्वेश्चन लिया है। टॉप 20 क्वेश्चन हमने यहाँ से लिया है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है, रैखिक गति में वस्तु किसके अनुदिश गमन करेगी? तो रैखिक गति में वस्तु किसके अनुदिश गमन करेगी? ए सीधी रेखा, बी वृत्त, सी परवलय, डी दीर्घवृत्त। तो रैखिक गति में वस्तु किसके अनुदिश गमन करेगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा कि रैखिक गति में अगर वस्तु किसके अनुदिश गति गमन करेगी तो एक सीधी रेखा में गति करेगी। तो सीधी रेखा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, वीटी ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई है। ए मीटर स्क्वायर, बी मीटर क्यूब, सी मीटर, डी मीटर पावर 4। तो वीटी जो ग्राफ है, वी जो है वेग को रिप्रेजेंट कर रहा है और टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वीटी ग्राफ के अंतर्गत का जो क्षेत्रफल है जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई क्या है? तो उसकी इकाई जो है क्या है? मीटर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा? सी मीटर आएगा। तो यहाँ से इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मीटर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। स्थिति डैश डैश स्थिति का परिवर्तन है। डैश डैश स्थिति का परिवर्तन है। ए चाल, बी वेग, सी दूरी, डी गति। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा डैश डैश स्थिति का परिवर्तन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो दूरी क्या है? स्थिति का परिवर्तन है। दूरी क्या है? स्थिति का परिवर्तन है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे, त्वरण ज्ञात करने के लिए सही समीकरण क्या है? तो गति का देखिए वी और यू और ए और टी में रिलेशन है। तो गति का समीकरण क्या जानते हैं? गति का हमारे पास पहला समीकरण क्या होता है? वी बराबर यू प्लस ए टी होता है। तो वी बराबर यू प्लस ए टी। तो देखिए यहाँ से ए बराबर अगर यहाँ से जो है यू बराबर वी प्लस ए टी, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं हो सकता। वी बराबर यू माइनस ए टी, ये भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं हो सकता। ए बराबर वी माइनस यू टी, तो यहाँ से अगर वी बराबर यू प्लस ए टी करें तो यहाँ बराबर वी बराबर यू प्लस ए टी, ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ए बराबर लिखा गया है ए बराबर वी माइनस यू बाई टी। तो यहाँ से टी से मल्टीप्लाई करेंगे ए में, तो यहाँ से ए टी हो जाएगा और यहाँ से वी माइनस यू हो जाएगा। तो यू को इधर लेके आएंगे तो वी बराबर क्या आ जाएगा? यू प्लस ए टी हो जाएगा इस तरीके से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ए बराबर वी माइनस यू बाई टी, इसी को हम कह सकते हैं वी बराबर यू प्लस ए टी। तो गति का जो पहला समीकरण यही है, वी बराबर यू प्लस ए टी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रोपेन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? प्रोपेन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? ए 2 होते हैं, बी 3, सी 6, डी 8। तो प्रोपेन, तो हम क्या जानते हैं? प्रोपेन का जो फार्मूला होता है C3H8, क्योंकि प्रोपेन क्या एल्केन श्रेणी का एक सदस्य है और एल्केन श्रेणी का जो हमको फार्मूला हम क्या जानते हैं? CnH2n+2 होता है। तो यहाँ n अगर एक कार्बन है तो मेथ का प्रयोग करते हैं, 2 कार्बन में एथ का प्रयोग करते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोप का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से
प्रोपेन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो प्रोपेन में कितने कार्बन परमाणु होंगे? तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो प्रोपेन में कितने कार्बन परमाणु होंगे? तो 3 होंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? Na2O, Mg2O, Al2O3, P2O5। तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? Al2O3 एल्यूमिना। Al2O3 क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? Al2O3। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डायमंड जो हीरा होता है, डायमंड में कार्बन एटम की संरचना कैसी होती है? ए पेंटागन, बी ऑक्टाहेड्रल, सी टेट्राहेड्रल, डी समान हेक्सागोन। तो डायमंड में कार्बन एटम की जो संरचना होती है कैसी होती है? तो डायमंड में कार्बन एटम की जो संरचना होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। डायमंड में कार्बन जो एटम की संरचना होती है ऑक्टाहेड्रल होती है। इसमें 8 भुजाएं होती हैं, इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल होती है, इस तरीके से जो है। तो डायमंड में कार्बन एटम की संरचना कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल। तो इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ए COCl2, बी CaOCl2, सी CaO, डी CaOH का होल ट्वाइस। तो चूंकि क्या जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो ब्लीचिंग पाउडर, ये ब्लीचिंग पाउडर, ये CaO क्या है? CaO क्या है? ये चूना का सूत्र है। ये क्या है? चूना का कैल्शियम ऑक्साइड है। और ये CaOH का होल ट्वाइस क्या है? ये बुझा चूना है। ये क्या है? बुझे चूने का सूत्र है। CaOH का होल ट्वाइस बुझा चूना है और CaO क्या है? बिना बुझा चूना है, बिना बुझा चूना है। और COCl2 जो है यह है कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड के नाम से इसको जानते हैं। कार्बोनिल क्लोराइड क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करवाएंगे तो क्लोरोफॉर्म जो है फास्जीन गैस देगा। तो इसी फास्जीन गैस को हम कार्बोनिल क्लोराइड के नाम से जानते हैं। तो ये है कार्बोनिल क्लोराइड। सी क्या है? चूना, चूना है। और CaOH का होल ट्वाइस क्या? बुझा चूना है। और ये सी जो है बिना बुझा चूना है। तो CaOCl2 जो है कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। CaOCl2 क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। तो इस तरीके से ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र होगा ये ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होगा? CaOCl2। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में मौजूद थे। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में मौजूद थे। ए 18 वर्ग 7 आवर्त, बी 16 वर्ग 9 आवर्त, सी 9 वर्ग 7 आवर्त, डी 8 वर्ग 6 आवर्त। तो चूंकि हम क्या जानते हैं 18 वर्ग 7 आवर्त जो है आधुनिक आवर्त सारणी में, जो आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोजले के द्वारा दी गई है। आधुनिक आवर्त सारणी जो मोजले के द्वारा दी गई है उसमें जो है 18 वर्ग 7 आवर्त हैं। तो ये तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो नहीं सकता। 16 वर्ग 9 आवर्त ये भी नहीं है। 9 वर्ग 7 आवर्त ये भी नहीं है। तो मेंडेलीव की आवर्त सारणी जो है, मेंडेलीव ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा था, जबकि मोजले ने आधुनिक परमाणु जो है आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। तो मेंडेलीव की आवर्त सारणी में जो है कुल कितने आवर्त, तो कितने वर्ग थे? तो 8 वर्ग थे और 6 आवर्त थे। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में होता है। कोशिका ए कोशिका भित्ति, बी कोशिका झिल्ली, सी तारक काय, डी लवक। मतलब वह कौन सा सेल है, कौन सा कोशिका है
जो जंतु कोशिका में भी पाया जाता है और पादप कोशिका में भी पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति क्या है, ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, ये प्लांट सेल में पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तारक का है, ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, जिसको सेंट्रोसोम के नाम से जानते हैं। लवक जो है ये केवल क्या है, पादप कोशिका में पाया जाता है। तो बचा कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली जो है ये क्या है, ये पादप कोशिका में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में उपस्थित होता है क्या, कोशिका झिल्ली। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मानव में 13वें जोड़ी गुणसूत्र को क्या कहते हैं? मानव में 13वें जोड़ी गुणसूत्र को क्या कहते हैं? ए डाउन सिंड्रोम, बी पटाऊ सिंड्रोम, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि हम क्या जानते हैं, डाउन सिंड्रोम को 21वें जोड़ी गुणसूत्र को हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। 21वें जोड़ी गुणसूत्र को हम क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम। और पटाऊ सिंड्रोम, तेरे को पटाऊं, इसको याद करने की ट्रिक है कि 13वें जोड़ी गुणसूत्र को क्या कहते हैं, पटाऊ सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है शैवाल, कवक, लाइकेन किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? ए थैलोफाइटा, बी जिम्नोस्पर्म, सी एंजियोस्पर्म, डी ब्रायोफाइटा। शैवाल, कवक, लाइकेन किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो शैवाल, कवक और लाइकेन किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि शैवाल, कवक, लाइकेन किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए थैलोफाइटा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अमीबा जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है वह कहलाता है बहिकोशिकता, अंतःकोशिका, प्रद्रव्य लयन, डी एवं बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? अमीबा जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है वह कहलाता है, तो वह कहलाता है क्या? अंतःकोशिका। वह कहलाता है अंतःकोशिका। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीबा जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाता है वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? अंतःकोशिका कहलाता है। वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? अंतःकोशिका। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है मृदा में पौधे उगाने के लिए डैश डैश का होना आवश्यक है। ए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, बी N2 नाइट्रोजन गैस, CO2 ऑक्सीजन गैस, डी H2 हाइड्रोजन गैस। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? मृदा में पौधे उगाने के लिए किसका होना आवश्यक है? तो मृदा में अगर पौधे को उगाना है तो कार्बन डाइऑक्साइड की कोई भूमिका नहीं होती है, ऑक्सीजन गैस इसकी भी भूमिका नहीं है, हाइड्रोजन गैस की भी भूमिका नहीं है। तो बचा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि मृदा में अगर पौधे को उगाना है तो नाइट्रोजन गैस जिम्मेदार गैस है, तो नाइट्रोजन गैस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो 14वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है नोस्टाक एक प्रकार का है। नोस्टाक क्या है? एक प्रकार का है हरा शैवाल, बी भूरा शैवाल, सी काला शैवाल, डी नीला हरा शैवाल। तो नोस्टाक क्या है? तो नोस्टाक एक प्रकार का है, हरा शैवाल नहीं, हरा शैवाल नहीं है, भूरा शैवाल भी नहीं है, काला शैवाल भी नहीं है। तो इस तरीके से
ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि नोस्टॉक क्या है, एक प्रकार का नील हरित शैवाल है। एक प्रकार का क्या है, नील हरित शैवाल है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 1 किलोवाट घंटा में होता है 3.6 10⁻6 जूल, बी 3.6 10⁻⁻6 जूल, सी 1.6 10⁻⁻19 जूल और डी 1.6 10⁻⁻19 जूल। तो जल्दी से बताएंगे। तो चूंकि हम क्या जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या ऊर्जा का मात्रक होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.6 10⁻⁻19 1.6 10⁻⁻19 होता है, 10⁻⁻19 जूल होता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। और 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, तो 1 किलोवाट घंटा में, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, 3.6 10⁻6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा में 3.6 10⁻6 जूल होता है, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है, 1.6 10⁻19 जूल होता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा जाएगा तो 1.6 × 10⁻19 जूल, और 1 किलोवाट घंटा में पूछा जाएगा तो 3.6 10⁻6 जूल होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में ग्लूकोज किस रूप में मौजूद होता है, ए वसा, बी एमीन, सी इंसुलिन, डी ग्लाइकोजन। तो हमारे शरीर में ग्लूकोज किस रूप में मौजूद होता है, तो हमारे शरीर में ग्लूकोज जो होता है किस रूप में मौजूद होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि हमारे शरीर में जो ग्लूकोज किस रूप में मौजूद होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में मौजूद होता है। हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है किस रूप में मौजूद होता है, ग्लाइकोजन के रूप में मौजूद होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मानव द्वारा बनाया गया पहला सिंथेटिक फाइबर है, ए पॉलिएस्टर, बी नायलॉन, सी रेयान, डी टेरिकॉट। तो मानव द्वारा बनाया गया पहला सिंथेटिक फाइबर क्या है, तो मानव द्वारा बनाया गया पहला सिंथेटिक जो फाइबर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नायलॉन। तो मानव द्वारा बनाया गया पहला सिंथेटिक फाइबर क्या है, नायलॉन है। तो इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है लाल रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए, हरे रंग के लिए, पीले रंग के लिए। तो कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो कांच का जो अपवर्तनांक होगा अधिकतम होता है तो किस रंग के लिए अधिकतम होगा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि कांच का जो अपवर्तनांक होता है बैगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। कांच का जो अपवर्तनांक होता है बैगनी रंग के लिए अधिकतम होता है, और जबकि जो है लाल रंग के लिए क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चन को कवर किया, टॉप 20 MCQ क्वेश्चन। तो इसको आप लोग ऑफलाइन कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे कि हमारा 20 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल RC रमेश क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। तो सभी डियर स्टूडेंट स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।